जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में डीडीएस पब्लिकेशन द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसमें आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो इस में जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। इंडियन इकोनॉमिक्स से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा 9 बजे से पहले और वीडियो आपको मिलेगा 10 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सरकार को राजस्व एकत्र करने में सहायता करना। मुख्य कार्य पूछ रहा है इसलिए हम इसे गलत कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना। मुख्य कार्य जो है वस्तुओं का उत्पादन। अगर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा तो उपभोक्ता को फिर वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु नहीं मिलेगी उपभोक्ता को तो वस्तु का उपभोग नहीं होगा। उपभोग नहीं होगा तो राजस्व फिर अर्जित नहीं होगा। इस प्रकार से सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसमें सबसे मुख्य कार्य है वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, तो कौन सा क्षेत्र है? देखिए, सबसे पहली बात कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, ये सभी आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, जो उत्पन्न किया जाता है, जो उत्पादित किया जाता है, उसकी गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रयोग करते हैं इसे? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि या पशुपालन के द्वारा, जैसे एक कोई भी चीज़ मान लीजिए, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ना है ना, तो गन्ना का उत्पादन कौन करता है? कि किसान लोग करते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में होता है। तो गन्ना का उत्पादन हो गया प्राथमिक क्षेत्र में, और इसे कच्चा माल के रूप में कौन उपयोग करेगा? चीनी मिल वाला। चीनी मिल वाला जो है इसे कच्चा माल के रूप में उपयोग करेगा। और चीनी मिल या फिर कोई भी औद्योगिक चीज़ है वो किस क्षेत्र में आता है? वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो इसका कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग कर रहा है? द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ने पे पता चल जाएगा सही नहीं है कौन सा। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन मौद्रिक अधिकारी उस स्थिति में कर पाता है जब देश में स्थिर विनिमय दर लागू हुए। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मुद्रा का विनिमय दर मांग पूर्ति के शक्तियों के अनुरूप तय होता है तो मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन करना व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सही। मुद्रा का अवमूल्यन देश के आंतरिक व्यापार के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाता है। ये गलत है, इसमें सही नहीं है पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों गलत है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन देश के आंतरिक व्यापार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देश के आंतरिक व्यापार। देश के आंतरिक व्यापार के लिए नहीं। मुद्रा अवमूल्यन मतलब क्या होता है जानते हैं? कि अन्य देश के मुकाबले अपनी मुद्रा को जो है वो कम कर देना, अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर देना। जैसे कि मानिए अभी डॉलर की स्थिति क्या है? जैसे एक डॉलर जो है अभी कितना, एक डॉलर लगभग 80 से 81 रुपये के आसपास है। 80 रुपये के आसपास मान लेते हैं। लेकिन अवमूल्यन करके देश क्या करेगा? उसी पैसे को, उसी एक डॉलर को 85 रुपये के बराबर कर देगा। ये पावर किसके पास है? ये पावर आरबीआई के पास है। मतलब पावर नहीं है, रूल जो है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई जो है इसे 85 रुपये कर देगा। क्यों कर देगा? इसलिए कर देगा कि जब किसी अन्य देश से हमारा, मतलब अपने देश का जो आयात है वो अधिक हो जाता है और निर्यात जो है वो कम हो जाता है, तो उसी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम लोग अपनी मुद्रा की वैल्यू जो है उसे ही कम कर देते हैं, जिससे कि हमारा निर्यात अधिक हो जाए। इसलिए यहाँ पे आंतरिक व्यापार नहीं होकर बाह्य व्यापार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाह्य व्यापार फिर सही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। देखिए एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद, सकल लिख लीजिएगा कॉपी में, यहाँ लिख नहीं सकता। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, मतलब अपने घर यानी अपने देश से जो प्राप्त कर रहे हैं और विदेश से जो शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं, मतलब शुद्ध, इसमें कोई लागत एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब शुद्ध आय जो प्राप्त कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय, मतलब अपने पूरे देश का राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शन।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? अभी मैं एक फॉर्मूला बताया हूँ कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेश से हमें अधिक प्राप्त होगा तो वो अधिक होगा, और विदेश से हमें कम प्राप्त होगा तो वो कम होगा। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। अभी मैंने बोला कि अधिक प्राप्त होगी तो अधिक होगा, ये भी सही है। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होगा। अगर कम प्राप्त होगा तो कम ही होगा ना। 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट, घिसावट व्यय या मूल्यह्रास किसमें सम्मिलित रहता है? देखिए एक और फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला? कि सकल मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहिए, ठीक है बोल देते हैं उसी को चलेगा। सकल घरेलू उत्पाद में अगर मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय कह सकते हैं या शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है, जैसे कोई फैक्ट्री है इसमें, ठीक है, फैक्ट्री है तो ये कुछ उत्पादन करती है, उत्पादन करके इसे अब सेल करेगी। लेकिन इसमें जो है जैसे कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ट्रक में या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो खर्च होगा, और भी बहुत सारे चार्ज हैं, वो सब जो खर्च होगा उसे घटाएंगे ना, तो उसे ही कहते हैं मूल्यह्रास। उसे ही क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। ठीक है, तब तो शुद्ध प्राप्त होगा। कितना रुपया खर्च हुआ उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं उसको घटाएंगे तब तो शुद्ध प्राप्त होगा, वही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे सकल रहेगा उसी में मूल्यह्रास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान रखना है इस बात का। मतलब मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, इस मतलब परिभाषा पूछा जाए तो उत्पादन के दौरान मशीनरी के मूल्य में होने वाली कमी या सामान्य टूट फूट या आकस्मिक हानि के मौद्रिक मूल्य को ही मूल्यह्रास कहते हैं। सकल मूल्य में मूल्यह्रास शामिल होता है। जहाँ पे सकल आ जाएगा यानी ग्रॉस आ जाएगा वहाँ पे जो है मूल्यह्रास शामिल होगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी है? तो उत्पादन के साधन का स्वामी कौन सा क्षेत्र है? गृहस्थ। कौन सा है? गृहस्थ क्षेत्र। नेक्स्ट, ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्याज सहायता योजना, ये जो योजना है सबसे पहले जान लीजिए, ब्याज सहायता योजना आया था कब? 2006 से 2007 में। ठीक है, 2006-2007 में आया था ये ब्याज सहायता योजना। इसमें क्या था कि 4 लाख रुपए तक की ऋण दी जाती थी। कितनी? 4 लाख रुपये तक की ऋण दी जाती है थी, जिसमें 7% का ब्याज लिया जाता था। किस पे? 7% ब्याज दर पे ऋण दिया जाता था, 4 लाख रुपये। लेकिन जब ये योजना उसमें सम्मिलित हो जाती थी तो आपको 7% नहीं सिर्फ 4% जो है ऋण देना पड़ता था, यानी 4% ब्याज जो है वो अदा करना पड़ता था, ये ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत। तो क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो वैसे तो कृषि का जितना भी कार्य है वो नाबार्ड को दे दिया गया है, लेकिन उसमें पैसा शामिल है, ब्याज सहायता योजना शामिल है, तो बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कर भी नहीं पाएंगे पैसे की काम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर यूके की सहायता से। भिलाई होगा, नीलाई नहीं, भिलाई जो है वो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। बोकारो जो है यूएसए नहीं, ये भी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो है ना, आपको मैं बता दूं, इसका लक्ष्य था सर्वांगीण मानव विकास। क्या था? सर्वांगीण मानव विकास। जैसे कि प्रत्येक 5 साल में पंचवर्षीय योजना बनता था, उसमें जो है कभी औद्योगिक पे, कभी कृषि पे, कभी अन्य चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन कुछ मतलब 1992 में ये योजना आया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1992 से 97 तक चला था। तो कुछ अर्थशास्त्री थे जो सोचे कि
हम लोग देश का विकास कर रहे हैं लेकिन मानव का विकास नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट ला दीजिए या फिर कुछ अच्छा चीज़ ला दीजिए, ठीक है, लेकिन मानव को पता ही नहीं है कि कैसे उसका यूज करना है। अब वहाँ पे जाएगा, मतलब मूर्ख की तरह, आप समझ रहे हैं ना, कि मूर्ख की तरह बिहेव करेगा और उस एयरपोर्ट का यूज़ करना उसे आएगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है उस विकास का। तो इसलिए जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें इसका लक्ष्य था सर्वांगीण मानव विकास, जिसके तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा आपका श्रम बल माइनस कार्यबल, श्रम बल माइनस कार्यबल। देखिए अर्थशास्त्र के द्वारा यानी इकोनॉमी के द्वारा बेरोजगार किसे कहा जाता है ये बताइए। इकोनॉमिक्स के द्वारा बेरोजगार उसे कहा जाता है जिसे जो काम करने के लिए इच्छुक हो, काम करने के लिए इच्छुक हो और उसे काम नहीं मिलता हो, उसे बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि काम मिल रहा है और वो करना नहीं चाहता है तो उसे बेरोजगार नहीं कहेंगे अर्थशास्त्र के हिसाब से। नेक्स्ट है, अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, एस्क्यूफ्लेशन। क्या बोलते हैं, एस्क्यूफ्लेशन। और नेक्स्ट है, अच्छा ये चीज देख रहे होंगे स्टैगफ्लेशन। इससे कौन सी स्थिति को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं ये बताइए। जब मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी दोनों होगा इसे ही स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति बार बार सुन रहे हैं, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, नॉर्मल भाषा में आप लोग क्या समझ सकते हैं पता है, नॉर्मल भाषा में आप समझिए तो महंगाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, महंगाई, इसे ही मुद्रास्फीति बोला जाता है। अब आजकल के मीडिया वाले जो है वो तो बिक चुके हैं, आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है, क्योंकि ऑथेंटिक बात जो है उन्हें बोलने में शर्म आती है। अभी आप गौर कीजिएगा पेपरों में, तो वहाँ उन्हें महंगाई लिखने में शर्म आती है, मीडिया वाले को महंगाई लिखने में शर्म आती है, वो लिख देंगे मुद्रास्फीति। क्या लिख देंगे, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति देश के 90% जनता को पता ही नहीं है कि मुद्रास्फीति है क्या, इसलिए छोड़िए इन सभी बातों से हम लोग का कोई खास लेना देना है नहीं मीडिया लोगों से। आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है, फिलिप्स वक्र जो है वो किसके बीच का संबंध बतलाता है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच का संबंध बतलाता है फिलिप्स वक्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया था, नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया था भारतीय रिजर्व बैंक, ये बताइए। तो ये अपनाया था 1957। अच्छा ये बताइए, न्यूनतम कोष प्रणाली जो है 1957 में अपनाया, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि 1957 से पहले कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी तो क्या बोलिएगा। तो 1957 से पहले अपनाई जाती थी अनुपातिक कोष प्रणाली। क्या अपनाई जाती थी, अनुपातिक कोष प्रणाली। और न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है जानते हैं, न्यूनतम कोष प्रणाली ये प्रणाली है जिसके अंतर्गत आरबीआई एक रूल बना के रखा है कि आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपये होने चाहिए। उस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ का विदेशी बॉन्ड होना चाहिए, तभी जो है आरबीआई रुपया यानी नोट जो है वो छापेगी। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रिजर्व बैंक द्वारा जो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो प्रभाव पड़ेगा व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, बिल्कुल सही है। ब्याज दरों में वृद्धि होगी, ये भी सही है। और साख की मांग में कमी होगी, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप लोग जानते होंगे, उम्मीद है फिर भी मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ। देखिए रेपो रेट उसे बोलते हैं जैसे कि व्यापारिक बैंक है और आरबीआई से लेगा, कभी ज़रूरत पड़ जाता है व्यापारिक बैंक को तो आरबीआई से पैसा लेता है और जिस रेट पे लेता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और आरबीआई जो है व्यापारिक बैंक का जो पैसा स्वीकार करता है, व्यापारिक बैंक का पैसा स्वीकार करता है, हम लेता नहीं बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरबीआई के पास खुद ही पैसा है, वो कर्ज क्यों लेगा, तो वो उसका पैसा जो है स्वीकार करता है। और व्यापारिक बैंक है इसलिए आरबीआई के पास रखता है, क्योंकि आरबीआई कभी भागेगी नहीं, आरबीआई सेफ है
वहाँ पे ब्याज दर थोड़ा कम भी मिलता है, लेकिन पैसा जो है व्यापारिक बैंक का वो सेफ रहता है आरबीआई के पास, जिसकी वजह से जो है व्यापारिक बैंक आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई उसे स्वीकार करता है, अपने पास रखता है, उसे ही बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रण करता है तो इसे कहते हैं क्या? तो इसे क्या कहेंगे बताइए? तो इसे कहते हैं साख की राशनिंग। क्या बोलते हैं? साख की राशनिंग। नेक्स्ट, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का क्या कारण है? तो भारतीय शेयर बाजार में जो है उतार चढ़ाव का कारण है विदेशी कोषों का अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह। सही है, विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच और मौद्रिक नीति में परिवर्तन। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। तो एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात हेतु आयात की गई वस्तु। एंटीपोर्ट व्यापार ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्यात हेतु आयात की गई वस्तु। किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देय है उसका भुगतान न करना क्या कहलाता है? तो उसका भुगतान न करना कर अपवंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? कर अपवंचन। फिर से पढ़ लीजिए, किसी व्यक्ति, कंपनी, किसी करदाता पर वैधानिक रूप से कर देय होता है उसका भुगतान न करना क्या कहलाएगा? कर अपवंचन। भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति होने पर किस प्रकार का बजट उपयुक्त होगा? तो किस प्रकार, देखिए बजट जो है ना वो 3 प्रकार के बजट होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बजट होते हैं। एक हो गया संतुलित बजट, दूसरा है बचत का बजट और तीसरा है घाटे का बजट। ठीक है, लेकिन संतुलित बजट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। संतुलित बजट ये है कि देश में कितना कर प्राप्त हो रहा है, मतलब कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और उतना ही पैसा, जितना पैसा सरकार के पास आएगा और उतना ही पैसा जो है सरकार अपने बजट में खर्च करने की बात कर रही है, तो उसे बोलते हैं संतुलित बजट। और ये जो है सबसे ज़्यादा लाभकारी किसके लिए होता है? उस देशों के लिए होता है जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये सब अधिकतम जो है संतुलित बजट ही लाते हैं क्योंकि ये लोग जो है विकसित देश है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं घाटे का बजट। जैसे अपना भारत है, इसमें क्वेश्चन भी भारत के लिए पूछा है। भारत जो है वो विकासशील देश है, आपको पता है। तो इसमें जो है ना देश को अभी विकास की ओर ले जाना है, विकसित है नहीं तो विकास की ओर ले जाना है। उतना कर प्राप्त नहीं होता है अपने देश से जितना देश को विकास करने के लिए सरकार को चाहिए। तो सरकार जो है घाटे का बजट बनाती है और देश के विकास के लिए काम करती है। इससे इसका सही आंसर हो जाएगा घाटे का बजट। और बचत का बजट जो है ये ना के बराबर यूज होता है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि जितना कर प्राप्त होता है उससे कम खर्च करें और पैसा बचा लें। ये बाय चांस कभी कभी अर्थशास्त्री के सलाह से 1-2 बार यूज किया जाता है, लेकिन अन्य देशों में, अपने देश में तो होगा ही नहीं क्योंकि अपना देश में घाटे का बजट ही उपयुक्त है। नेक्स्ट है शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के खरीदने तथा बेचने पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रतिभूति विनिमय कर। नेक्स्ट है उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है? एकाधिकार। नेक्स्ट है अल्पकाल में नई फर्मों के ना प्रवेश के कारण वर्तमान फर्म का क्या स्थिति है? तो वर्तमान फर्म का क्या स्थिति है? इसकी स्थिति है असामान्य लाभ कमा रही है और न्यूनतम हानि उठा रही है, और भी दोनों। जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में क्या होगी? तो तब वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है सीमांत लागत। गिब्बन वस्तु की कीमत मांग की लोच होती है, तो गिब्बन वस्तु की कीमत मांग की लोच कैसी होती है? ये होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। गिब्बन वस्तु किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? मतलब कि कुछ वस्तु ऐसे होते हैं ना जिसकी मांग बढ़ने पे महंगाई जो है, मतलब उसका दाम जो है वो भी बढ़ जाता है। मतलब अधिकतम देखिएगा, अधिकतम क्या होता है कि कोई वस्तु है उसका जब दाम घटता है तो इसकी खरीद जो है, मांग जो है वो अधिक हो जाती है। लेकिन गिब्बन वस्तु ऐसा वस्तु होता है जिसकी महंगाई बढ़ने पे उसकी मांग जो है और बढ़ जाती है, उसे ही गिब्बन वस्तु कहते हैं। चलिए यहाँ तक था अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। क्वेश्चन है
हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन केप वर्ड को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में किसे BCCI पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की है? तो BCCI पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा शुभमन गिल और रवि शास्त्री को किया गया। उपयुक्त दोनों होगा। नेक्स्ट है भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जितने भी काम हो रहे हैं आप लोग गौर कीजिएगा तो सभी गुजरात में हो रहे हैं। ये देखने वाली बात है। तो इसका आंसर भी गांधीनगर होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू की है कौन सी योजना? ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस गांधीनगर पे मैंने इसलिए बोल दिया कि मतलब अधिकतम चीज़ जो है वो गुजरात में शुरू की जा रही है। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, नहीं तो बोलेंगे कि राजनीति करते हैं, और मुझे कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज तक वैसा कुछ बोला नहीं। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतवर्ष का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतवर्ष का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया अपना भारत। भारत में किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? म्यांमार। हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने कहां पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण की घोषणा की है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2026 में शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए कौन सा शहर मेजबान बना है? तो कौन सा शहर मेजबान बना है? वो है मैड्रिड, स्पेन। हाल ही में किसे आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? तो आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गृह ज्योति योजना जो है फरवरी में तेलंगाना लॉन्च किया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के नाटो सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है? व्यक्त नहीं की जा रही है, बन भी गई है, स्वीडन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइमलोन शुरू हुआ है? तो भारत और मिस्र के साथ जो है साइमलोन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में नामीबियाई चीता ज्वाला ने कितने शावकों को जन्म दिया है? 4 शावकों को। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है वो भारत, फ्रांस, यूएई के मध्य आयोजित किया गया है। भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो कौन सी फिल्म है बताइए? ये है टू किल अ टाइगर। क्या है? टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ये कौन सा राज्य सरकार है? ये है ओडिशा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है? तो ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान किया है श्रीलंका। हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया है? वो है नासा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? वो कौन सा है? वो राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? वो अफ्रीकी देश है कैमरून। कौन सा है? कैमरून। चलिए तो आज का टेस्ट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ टेस्ट पसंद आया हो। टेस्ट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो टेस्ट अब स्टार्ट हुई है ये कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक मेरा कोई अन्य सूचना नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा मुख्य रूप से मेरा फोकस उन्हीं पे है जो खरीद के नहीं पढ़ पाएंगे।
और इसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं खरीद सकते हैं, 150 रुपये 149 रुपये तो लगता ही, लेकिन हर मंथ के हिसाब से अगर आप 149 रुपये जोड़ते हैं तो साल में आपको 1800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इसके पीछे, जो मैं आपके लिए खर्च कर रहा हूँ। तो आप लोग को खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट मिलते रहेगा तो ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।